नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय में आज पढ़ेंगे जनगणना। जनगणना किसे कहते हैं? यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और गणना। गणना का मतलब गिनना। किसी क्षेत्र या स्थान के कुल लोगों की संख्या को जनगणना कहते हैं और इसमें उनकी विधिवत जानकारी प्राप्त की जाती है, जिसमें उनका नाम, उनकी उम्र, घर में कितने सदस्य हैं, उनकी शिक्षा आदि। किसी भी देश या स्थान के लिए जनगणना अति आवश्यक है। जनगणना ये बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। आइए इसका इतिहास जानते हैं, प्राचीन इतिहास जानते हैं। सबसे पहले जनगणना का जो साक्ष्य है वह रोमन साम्राज्य में मिलता है कि उस समय रोमन साम्राज्य में जनगणना की जाती थी। इसके बाद 1500 ईसा पूर्व में इजराइल में जनगणना के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आर्थिक गुणवत्ता के लिए जनगणना का उल्लेख किया गया है। इसके पश्चात अबुल फजल, हम सब जानते हैं, महान नाम है, अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में 1596 में साक्ष्य मिले हैं जनगणना के। इसके बाद आधुनिक पद्धति की बात करते हैं। 1749 में स्वीडन देश में जनगणना की जाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद 10 की जनगणना यानी 10 वर्ष के अंतराल पर जो जनगणना की जाती है उसके बारे में जाने। 1890 में अमेरिका में जनगणना के साक्ष्य मिले हैं, अमेरिका में 1890 में। इसके बाद 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में भी जनगणना के साक्ष्य मिले हैं। अब भारत की बात करते हैं तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासन काल में प्रारंभ की गई। फिर उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से जनगणना प्रारंभ की गई, जो अब तक क्रमवार, जिसको कहते हैं 10 वर्ष के अंतराल पर क्रमवार भारत में अब तक जनगणना की जा रही है। जो 2011 की जनगणना है उसको शामिल करते हुए 15वीं जनगणना अब तक हो चुकी है। जब 2021 की जनगणना आएगी, रिपोर्ट या आंकड़ा आएगा, तो उसमें जोड़ के वो 16वीं जनगणना हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं स्वतंत्र भारत 1947 में आजाद हो गया। उसके बाद जो जनगणना की संख्या है 7वीं, टोटल तो 15 हो गया अब तक 2011 को लेते हुए, और इसमें विभिन्न काल के हिसाब से बांट दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के बाद अब तक कितनी जनगणना हुई है। तो 7 बार हो चुकी है 2011 तक। उसके बाद 21वीं सदी की कितनी जनगणना हो चुकी है, 2011 तक के आंकड़े हैं तो 2 बार हो चुकी है, 2001 में और 2011 में। जब 2021 के आंकड़े आ जाएंगे जनगणना के तो ये सारे आंकड़े परिवर्तन हो जाएंगे। अब देखते हैं कि 2011 जनगणना के थीम या विषय क्या रहे। हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 के जनगणना का विषय या थीम होता है, तो वो हमारी जनगणना और हमारा भविष्य रहा। अब इसके बाद देखते हैं, अब 2021 आने वाला, उसकी चर्चा कर लें कि 2021 की जो जनगणना है उसका थीम या विषय क्या होगा। वह है जन भागीदार से जन कल्याण। जन भागीदार से जन कल्याण, क्योंकि 2021 की जनगणना आ रही है, ये नवीन है, आने वाले समय में इसी से आंकड़े लिए जाएंगे। जब 2011 की चर्चा होगी तब पुराने आंकड़े चर्चा में लिए जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं भारत में जनगणना की बात करें, ये 2011 तक की जनगणना के आंकड़े हैं। देखते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर को 4 भागों में बांटा गया है अब तक, 2011 तक की बात है।
पहला है स्थिर जनसंख्या अवधि। स्थिर जनसंख्या अवधि 1901 से 1921। दूसरा है धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या दर 1921 से 1951। तीसरा है तीव्र वृद्धिमान जनसंख्या वृद्धि दर। तीव्र वृद्धिमान जनसंख्या वृद्धि दर 1951 से 1981 तक। चौथा है जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट। जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट, इसकी अवधि है 1981 से 2011 तक। अब देखते हैं, प्रश्न बनता है कि ये जो जनसंख्या वृद्धि दर, इसमें से प्रश्न बनता है कि भारत में किस अवधि में, इसका सन दे देगा, अगर नाम देगा तीव्र तो जान जाएंगे, सन दे देगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से किस काल में जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ी है। तो देखेंगे ये तीसरा आता है तीव्र जनसंख्या के अंतर्गत 1951 से 1981। सन दे देगा, चारों का आप लगाएंगे। और सबसे कम गिरावट वाला 1981 से 1911। क्यों, थोड़ा चर्चा कर लें। जो पहला है कि स्थिर जनसंख्या, उस समय जो सन था 1901 से 21 था, तो उसमें विकास, स्वास्थ्य आदि सेवा एकदम प्रारंभिक अवस्था में थी, इसलिए जनसंख्या बहुत अधिक नहीं बढ़ी, लगभग स्थिर अवस्था में थी। लेकिन दूसरा काल आता है 1921 से 51 में स्वास्थ्य सेवा, विकास, उद्योग, कृषि का विकास प्रारंभ हो गया था। तो जो जनसंख्या बढ़ी थोड़ी धीमी गति से बढ़ी, इसलिए ये धीमी गति की जनसंख्या काल माना जाता है। उसके बाद आता तीव्र जनसंख्या काल, जो 1951 से 1981 स्वतंत्रता के बाद। तो उसमें विभिन्न क्षेत्रों में, विकास के क्षेत्र हो, यातायात का साधन क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, कृषि, उसमें विकास अपने चरम अवस्था पर था, जिसके कारण इस काल में जनसंख्या अधिक बढ़ी। फिर उसके बाद आता चौथा काल 1981 से 1911। लोग जागरूक हो गए थे, छोटा परिवार के बारे में समझने लगे थे, शिक्षा के बारे में जानने लगे थे, इसलिए इस काल में लोग छोटा परिवार, सुखी परिवार के अंतर्गत जनसंख्या को सीमित किए, इसलिए इस काल में जनसंख्या गिरावट आई। अब आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार, 2021 के अनुसार जो जनसंख्या रही है 121 करोड़। अब 2011 के अनुसार है, 2021 की आएगी तो उसका भिन्न आंकड़ा होगा। अब आगे देखते हैं कि उसके अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश का नाम है, और सबसे कम में सिक्किम का है। अगला है 10 की वृद्धि दर, यानी 10 वर्ष के अंतराल पर कितना वृद्धि हुई किस राज्य में। इसमें 2011 के अनुसार आंकड़े हैं। इसमें जो 2001 से 2011 पिछला 10 वर्ष में 17.7% की दर से वृद्धि हुई है, और उसमें सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है वो राज्य है मेघालय, और सबसे कम जो 10 वर्ष में वृद्धि दर हुई है के हिसाब से नागालैंड। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को कहते हैं। 2011 के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली संख्या है। जनसंख्या घनत्व है 382 2011 के अनुसार, जिसमें केंद्र शासित राज्य में दिल्ली सबसे अधिक है, और केवल राज्य की बात करें तो बिहार का नंबर 1 आता है, और राज्य में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिया जाता है पूरे। अब देखते हैं, इसमें 2011 के अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का अनुपात था पूरे भारत में, जिसमें सबसे अधिक अनुपात केरल में रहा 1084, यानी 1000 से अधिक। अच्छी बात है कि केरल में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 1084 था, और सबसे कम हरियाणा में था 879 1000 पुरुषों पर। साक्षरता दर देखते हैं, भारत में 2011 के अनुसार
0.0%, कह सकते 73%, जिसमें से पुरुष का था साक्षरता दर 80.9% और महिलाओं का रहा 64.6%। अब जिसमें केरल का स्थान जो है साक्षरता की दृष्टि से 94 यानी 94% और बिहार का 61.8% के आसपास था। इस प्रकार हम लोग जनगणना के बारे में अध्ययन किए। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसके आगे का टॉपिक है नागरिक सुरक्षा, सिविल सिक्योरिटी। नाम से स्पष्ट है, नागरिकों की सुरक्षा करना। कब? युद्ध के समय या आपदा के समय। लोगों के जनधन की क्षति की रक्षा करना, मनोबल बढ़ाना एवं उत्पादन को जारी रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह एक स्वैच्छिक संगठन है जिसमें शिक्षा से लोग आते जुड़ते हैं और इसका उद्देश्य है निष्काम एवं निस्वार्थ सेवा करना, आपदा के समय एवं युद्ध के समय। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि लोगों को जनधन की क्षति से बचाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए एवं उत्पादन को जारी रखने के लिए इस चीज की आवश्यकता है। तो उसके बाद इस प्रकार की संस्था का गठन किया गया। देखते हैं। नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना 24 मई 1968 को की गई। प्रश्न बनता है कि नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना कब की गई? 24 मई 1968 में की गई। और उसके बाद नागरिक सुरक्षा अधिनियम बना जिसमें इस प्रकार की संस्था का विचार आया। उद्देश्य देखते हैं, चर्चा हो गया है कि उद्देश्य इसका है जनधन की क्षति को कम करना। आपदा और युद्ध के समय की बात है। जनधन की क्षति को कम करना, उत्पादन को बनाए रखना जिसमें कृषि उद्योग आदि आता है, एवं नागरिकों के मनोबल को या उनके ताकत को, धैर्य को बनाए रखना और आपदा काल में राहत एवं सेवा कार्य पहुंचाना आदि। ये जन कल्याण कार्य भी करते हैं। जैसे शांति काल में लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि आपदा तो हमेशा आती नहीं है। बाकी समय क्या करते हैं? ये शांति काल में जन कल्याण काम करते हैं, जैसे सफाई अभियान, पल्स पोलियो आदि। अब देखते हैं प्रदेश का स्वरूप क्या है। जो प्रदेश के 17 नगर में इस प्रकार के संस्था संचालित है। उस नगर में गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी आदि। अब आगे देखते हैं। अब प्रदेश का जो ढांचा है उसमें कौन कौन से लोग शामिल है? सभी उच्च पद के लोग शामिल है, जिसमें जिलाधिकारी, पुलिस महानिदेशक आदि हैं। और नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख काम क्या क्या है? मूल काम तो जान ही रहे हैं, आपदा के समय, युद्ध के समय जनधन की रक्षा करना, लोगों के मनोबल को बढ़ाना, धैर्य को बढ़ाना एवं उनको राहत कार्य पहुंचाना और उत्पादन को जारी रखना। इसके साथ ही वो अपने जो उद्देश्य है लोगों को हर प्रकार से मदद करना। और इसके अलावा आता है शांति काल। हमेशा तो होता नहीं, ऐसे समय जब युद्ध और आपदा नहीं है तब ये क्या करते हैं? उस समय ये नागरिकों को प्रशिक्षण देते हैं कि युद्ध हो या हवाई हमला हो तो उस समय ये क्या करें। शांति काल में ये लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, युद्ध की स्थिति हो या आपदा की स्थिति हो किस प्रकार वो अपने जनधन की रक्षा करें। इसके अलावा हवाई हमले के समय क्या करें जिससे उनके जनधन की क्षति को कम किया जाए। अन्य कार्य देखते हैं। इसके अलावा इनका समाज सेवा के क्षेत्र में काम रहा है। सफाई अभियान में सहयोग करते हैं, पल्स पोलियो में सहयोग करते हैं, रक्तदान शिविर लगाते हैं, आवश्यकतामंद लोगों को रक्त देते हैं एवं प्रदूषण मुक्ति के उपाय बताते हैं और वृक्षारोपण करवाने में मदद करते हैं। इसके अलावा आदि समाज उपयोगी काम करते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 1 मार्च को।
अगला अन्य विभाग इसके हैं सुरक्षा नागरिक निदेशालय, केंद्रीय नागरिक सुरक्षा, फिर नागरिक सुरक्षा नगर आदि। ये सब का काम है, उद्देश्य है ऐसे संस्थाओं को निर्देश देना एवं उचित कार्रवाई के लिए प्रेरित करना। और जो 17 नगर में इस प्रकार के संचालित हैं, ऊपर भी नाम बता चुके हैं, उनमें गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी आदि नगर है। इसके अलावा 15 सेवाओं का भी गठन इस संस्था द्वारा किया गया है। 12 सेवाओं का, माफ कीजिएगा, 12 सेवाओं का गठन किया गया, जिसमें पूर्ति सेवा यानी आपूर्ति सेवा, बचाव सेवा, संचार सेवा, शव निस्तारण सेवा और आदि। प्रश्न बनता है कि नागरिक सुरक्षा कितने नगरों में संचालित है? तो 17 नगरों में। कोई दो का नाम बताइए, गोरखपुर, लखनऊ। अगला प्रश्न बनता है कि नागरिक सुरक्षा कितने सेवाओं का गठन किया है? तो 12 सेवाओं का गठन किया है। कोई दो सेवा का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं संचार सेवा, शव निस्तारण सेवा आदि। इस प्रकार आज हम लोगों ने नागरिक सुरक्षा के बारे में और जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया। अगले क्लास में इसके आगे पाठ का अध्ययन करेंगे।